and then slowly start picking up the chapters from the first chapter as well. जो पहले 10 चैप्टर आपके यहाँ पे होते हैं उनमें से भी आप वहाँ पे जाके आप पिकअप करो एंड देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग देम एज वेल, राइट. सो दैट इज द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू, राइट. सो पहले हम रिवीजन करते हैं आज के चैप्टर का एंड देन विल आल्सो गिव यू अ प्लानर फॉर कि 12 का हमारा रिवीजन कैसे चलेगा. या विल बी पिकिंग अप सर्टेन टॉपिक्स एंड उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे रादर देन गोइंग फॉर अ कंप्लीट चैप्टर. सो आज तो बायोटेक का देखते हैं, स्क्रैच से देखना चालू करते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखना है इसके अंदर, रिवाइज करना है एंड देन विल सी. हाँ अंजित वेगा, गुड इवनिंग. Okay, so when we talk about the biotech as a chapter here, यहाँ पे आप दो कंपोनेंट के यहाँ पे आप सीखते समझते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोप्रोसेसेस, राइट. सो बायोप्रोसेस में आपको यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है कि आप जनरली जो भी आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, व्हाटएवर द माइक्रोब्स यू आर ग्रोइंग, यू हैव टू ग्रो देम इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. आपको अपने माइक्रोब्स को स्टेराइल एनवायरनमेंट में यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक अ वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स आउट ऑफ देम. So that is something you do, and when you grow them on a like commercial basis पे अगर आप उन्हें grow करते हो, then you have to grow them on a large scale. So large scale पे आपको वहाँ पे grow करना पड़ेगा. When we talk about genetic engineering, so you should know that you have a alteration of genetic material has to be done over there, and वो alteration करने के बाद you are going to integrate that DNA into the host cell. उसके बाद आप उसे वहाँ पे integrate करोगे आपके host cell के अंदर. So this is something you have to do over here, right? So this is something and I would recommend कि आप NCERT line by line इन सब chapters के अंदर आप देख जाओ, especially बायोटेक के अंदर, so that you don't miss out on anything. So that is what we do. Bioprocess engineering, जहाँ पे आप grow कर रहे हो अपने microbes on a large scale, something we know that, right? And genetic engineering then you are trying to alter the chemistry of the DNA or RNA and then you inject that DNA to the host organism. So advantage of sexual reproduction over asexual variation, desired trait आपको मिल रहे हैं यहाँ पे. Sometimes undesired traits are also seen. कई बार आपको undesired trait भी आपको मिल जाता है. So when you create a hybrid, sometimes it can happen कि आपको जो काम के traits आपको मिल रहे हैं, but you are also getting some unwanted trait as well. तो ये चीज को निकालने के लिए, ये चीज को अवॉइड करने के लिए, we can use the field of biotech and we can actually get all those traits जो हमारे लिए important है. We can ensure that. Okay, asexual reproduction preserves genetic information while sexual one permits variation. Traditional hybridization procedures used in plants and animals very often lead to inclusion or multiplication of undesirable genes. इनसे क्या होता है, कई बार आपके undesirable genes आपके यहाँ पे like multiply करते हैं, आपके सामने आते हैं with the desired genes. So we have to get rid of them. और वही करने के लिए हमारा बायोटेक का फील्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. Like Dolly the sheep का एक example आपके सामने, और we can create a sheep or a lamb which can have a more amount of wool content or a protein content. आप वो बना सकते हो using the field of biotech. Okay, now generally आप बायोटेक के अंदर आप यहाँ पे करते क्या हो? The basic idea is going to remain the same all the time. कि आपने अपना यहाँ पे बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में से आपने निकाला अपना यहाँ पे आपका प्लाज्मिड, राइट, एंड नाउ दैट प्लाज्मिड विल बी इंसर्टेड इनटू द प्लांट्स. ये बेसिकली आपका प्लाज्मिड प्लांट कर जाएगा विद हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया बेसिकली. तो ये प्लाज्मिड के अंदर आप अपना डालोगे अपना एलियन डीएनए. एलियन डीएनए मतलब योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो यू ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर एंड वंस यू ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट देन दैट प्लाज्मिड विल बी अलाउड, दैट बैक्टीरिया विल बी अलाउड टू इन्फेक्ट. फिर आप उस बैक्टीरिया को अलाउ करते हो प्लांट पे इन्फेक्ट करने के लिए. दैट इज अ वेरी बेसिक प्रोसीजर यू डू इन द बायोटेक. इस तरीके से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने लगा सकते हो अपना यहाँ पे in your particular plant. So while doing so, you can actually add your gene of interest into the plant over there. So that is what we'll be doing in this. ठीक है. Now, ये statements हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. These are the statements of the NCERT. You should know them very clearly. In a chromosome, there is a specific DNA sequence called as the origin of replication. ये हम जानते हैं that you will have a origin of replication जो आपको आपके DNA के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. हमारे ORI के अंदर what kind of DNA sequence I can find? What kind of DNA sequence you get to see in the ORI of the human DNA? Tata box. Box आपको 80 rich. 80 rich. Right. 80 rich. You will have a 80 rich sequence. ठीक है. You find Tata box का आपको एक ही टर्म याद रखना. Tata box is something you find in the promoter site और कुछ नहीं. Tata box या cat box जब आपके सामने टर्म आएगा, that is something you will find in the promoter location पे आपको मिलेगा. 80 rich sequence you will find in the ORI. This is a position जहां से आपका replication आपके यहाँ पे start होगा, right? Therefore, for a multiplication of any piece of DNA in an organism,
It is a need to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as a ORI. आपको ऐसे डीएनए के अंदर आपको डालना है अपना एलियन डीएनए जहां पे आपके पास ORI हो. Thus, an alien DNA is linked with an ORI so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can be called as my cloning. तो जब यहाँ पे जिसके आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक छोटा सा येलो कलर का डीएनए आपने लगा के रखा हुआ है आपका फॉरेन डीएनए लगा के रखा हुआ है आपके क्रोमोसोम के अंदर. सो यू हैव एडेड योर फॉरेन डीएनए इन द क्रोमोसोम. अब आप क्या करोगे यहाँ पे? यू सिंपली वांट देम टू रेप्लिकेट. यू वांट दो सेल्स टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, इंक्रीज देयर नंबर. अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल होगा इसका नंबर यहाँ पे बढ़ने लगेगा. अगर सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपको जो फॉरेन डीएनए वहां पे लगा हुआ है वो भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. और यहाँ पे आप क्या करो? बेसिकली यू आर डूइंग योर जीन क्लोनिंग. यू आर डूइंग योर जीन क्लोनिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी जीन क्लोनिंग आप यहाँ पे कर रहे हो. So that is something you have to know. Now, Stanley Cohen and Herbert Boer were the first person to actually accomplish this formation of my transformed DNA. इन्होंने आपको बना के दिया था. So let's see. Stanley Cohen and Herbert Boer ने क्या किया था in the year of 1972. Let's see this. So they used the Salmonella typhi यहाँ पे. Now Salmonella typhi was also going to have the plasmid. तो उनके पास था, उस बैक्टर के पास था वहां पे प्लाज्मिड विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. अच्छा, प्लाज्मिड एक बैक्टर के पास एक दो ही होते हैं, मल्टीपल होते हैं? मल्टीपल, राइट. एंड दिस प्लाज्मिड इज नोन टू हैव अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. दिस प्लाज्मिड इज नोन टू हैव अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ओवर हियर. ठीक है. नाउ देयर इज वन जीन ओवर देयर व्हिच विल बी प्रेजेंट इन देम. सो इन्होंने क्या किया? उस प्लाज्मिड को बाहर निकाला. दे टुक आउट दैट पर्टिकुलर प्लाज्मिड. इसको कट किया. They use the restriction endonuclease, use that particular plasmid, like उसको वहाँ पे कट किया, and they took out the gene जो आपका था यहाँ पे antibiotic resistant gene. So they took out the gene जो आपका antibiotic resistant यहाँ पे gene था, and now this gene was inserted back into the new bacteria. So इसको इन्होंने डाला एक नए plasmid के अंदर. ये जो जीन यहाँ पे निकाला था इन्होंने, इनको plasmid पे वापस डाला of a different bacteria, और उस जीन को यहाँ पे चिपकाया कैसे? with the help of a DNA ligase. तो आपने निकाला सैल्मोनेला टाइफी में से, आपने निकाला अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और उसे लगाया एक दूसरे प्लाज्मिड के अंदर, एंड नाउ दैट प्लाज्मिड वाज ब्रॉट बैक इनटू दैट बैक्टीरिया जो था यहाँ पे ई कोलाई. एंड नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड? द ई कोलाई स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग. सो ई कोलाई ने अपना यहाँ पे नंबर बढ़ाना यहाँ पे चालू किया, और जब अपना ई कोलाई यहाँ पे नंबर बढ़ाना चालू करता है, सो विल हैव मल्टीपल ई कोलाई आर बीइंग फॉर्मड ओवर देयर, एंड दोस ई कोलाई विल बी हैविंग देयर जीन ऑफ इंटरेस्ट. This is something called as my gene cloning. ये चीज आपकी यहाँ पे हुई थी, and that is something which will be called as your gene cloning. इस तरीके से आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो. यहाँ पे सिर्फ आपने जीन क्लोनिंग नहीं की, यहाँ पे इवन आपने किया अपना यहाँ पे लाइक यू हैव एक्चुअली एडेड योर फॉरेन डीएनए इनटू सम अदर ऑर्गेनिज्म. आपने एक फॉरेन डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अपना यहाँ पे डाला. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलती है. दिस इज व्हाट दे डिड. सो याद रखना, दिस वाज डन बाय माय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन द ईयर ऑफ 1972. ये उनका यहाँ पे हो गया. अच्छा, कोई भी पॉइंट पे लगे ना कि नारे सर ये वापस बता दो, तो बता देना. ये मत सोचना कि रिवीजन क्लास है तो बताएंगे नहीं वापस से. अगर लग रहा है कि सर ये कभी समझ आया ही नहीं था, then please stop over there and let me know. The ability to multiply copies of antibiotic resistant genes in E. coli was called as my cloning of an antibiotic resistant gene in the E. coli, right? So that's what we have done. You can hence infer that there are three basic steps in genetically modified organism. Identifying of the DNA, identification of the DNA with the desirable traits. आपको वो DNA निकालना है जिसके अंदर you have a desired traits. Introduction of identified DNA into the host, जो आपने यहाँ पे निकाला है छाट के, उसको आपको होस्ट में डालना है. And maintenance of the introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. बस ये अगर तीन चीज अगर आप कर ले तो सही से, then you will find you can actually make a large number of genetically modified organisms जिनके अंदर आपको आपका foreign DNA आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So let's talk about my tools of recombinant DNA technology. So क्या होते हैं मेरे यहाँ पे tools? You have a restriction enzymes, you know that. इसके अंदर आपको दो ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, endonuclease and exonuclease. Polymerase enzyme आपको यहाँ मिल जाएगा, which generally helps in my replication process में आपकी हेल्प करता है. You have a ligase. Ligase का काम होता है जोड़ना. Vectors. अब वेक्टर्स की जब मैं बात करता हूँ, so you have a vectors like your plasmid को हम यहाँ पे वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. और भी कई सारे वेक्टर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक यू हैव हर्ड अ टर्म लाइक माय रेट्रोवायरस. अब रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर मैं कब यूज करूंगा? एनिमल्स, आरएनए. जब आपको ऐसे याद रखना आप यहाँ पे रेट्रोवायरस का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब मुझे एक फॉरेन डीएनए को डालना होगा एनिमल सेल के अंदर. आप ऐसे याद रखना,
आरएन देने वाली बात कर रहा था, वो आपको वो उस चीज को आप अभी के लिए साइड में रख सकते हो. यू कैन रिमूव दिस थिंग दैट रिट्रोवायरस का इस्तेमाल आपका तब किया जाता है व्हेन यू एक्चुअली हैव टू ऐड योर फॉरेन डीएनए इनटू द एनिमल सेल. सो एनिमल सेल में अगर मुझे फॉरेन डीएनए डालना, अगर मेरे पास कोई एनिमल सेल या कोई एम्ब्रियो है, अगर उसमें मुझे डालना मेरा फॉरेन डीएनए, देन आई विल यूजिंग द रिट्रोवायरस, राइट. उसी तरीके से एक और वेक्टर अगर आप जानते हो जो प्लांट सेल के अंदर डालने के लिए किसी फॉरेन डीएनए को इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स योर Agrobacterium tumefaciens. राइट. एग्रोबैक्टरम टूनिफिशियन इज द नेम ऑफ द स्पीशीज जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द एडिशन ऑफ योर फॉरेन डीएनए इनटू योर प्लांट सेल. प्लांट सेल के लिए वो होगा और रिट्रोवायरस फॉर योर एनिमल सेल. नाउ in 1963, two enzymes responsible for restriction the growth of the bacteriophage in E. coli were isolated. दो एंजाइम आपके इन्होंने आइसोलेट किए थे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं. सो दे एक्चुअली आइसोलेटेड टू एंजाइम्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई वर आइसोलेटेड. वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए. इनमें से एक का काम था यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करना डीएनए के ऊपर, व्हाइल अदर कट द डीएनए. अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि आपका ये बात आप ऑलरेडी आप यहाँ पे जानते हो that you have your restriction endonuclease, ये आपको बैक्टीरिया में मिलते हैं, right? Right now we have actually isolated more than 900 restriction endonuclease, but आपको ये जनरली बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए मिल जाता है. बैक्टीरिया के अंदर इसका काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करना डीएनए को, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर. अरे किसके डीएनए को? प्लाज्मिड के बैक्टीरियोफेज के डीएनए. बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बेटा. अपने प्लाज्मिड के डीएनए को क्यों कट करेगा? व्हाइट विल कट इट्स ओन प्लाज्मिड. वो तो हम इस्तेमाल करते हैं. सो याद रखना आपको यहाँ पे कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा, इट इज नो, इसका बेसिक इवोल्यूशनरी काम यहाँ पे ये होता है दैट इट विल गो एंड टारगेट, इट विल कट द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज. आपका जब बैक्टीरियोफेज इसे अटैक करता है, उस बैक्टीरियोफेज को खत्म करने के लिए वो अपने एंजाइम का इस्तेमाल करता है. तो ये बात भूलना मत. द बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करने के लिए, समझो बैक्टीरियोफेज आपके यहाँ पे आके बैठा है. Now what will happen? It will release the DNA inside the cell, inside the bacteria. अब ये डीएनए इसके वजह की जाके कोई डैमेज करें, ये डीएनए इसके वजह की जाके आपके प्लाज्मिड को या आपके बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज करें, आपका एंजाइम आएगा भाग के और इसे कर देगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर. इट विल कम एंड इट विल कट द डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस. Now when it cuts the DNA into a small pieces, so that is what you find happening in this. That is then restriction endonuclease. इस तरीके से मेरा यहाँ पे वो काम करेगा. ठीक है. नाउ आपका आपके बैक्टीरिया का जो डीएनए आपका होगा यहाँ पे, वो अपने आप को कैसे बचाता है? सो यू शुड नो दैट देयर इज वन मोर एंजाइम कॉल्ड एज मिथाइलेज. मिथाइलेज का काम होता है मिथाइल ग्रुप ऐड करना डीएनए के ऊपर. सो मिथाइलेज जब जाके मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के ऊपर ना, देन व्हाट विल हैपन कि आपके डीएनए के ऊपर आपका एंजाइम कुछ नहीं कर सकता. सो आपके डीएनए के ऊपर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन नॉट हैव इट्स फंक्शन. सो एंडोन्यूक्लियस जाके उसके ऊपर अपना वहां पे एक्ट नहीं कर पाएगा. इट वोंट बी एबल टू एक्ट ऑन देम. तो अगर क्योंकि मेरा वो जाके उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा, देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन दैट योर एंजाइम लाइक योर डीएनए विल रिमेन प्रोटेक्टेड. याद रखना, सवाल ये आ सकता है आपके सामने कि आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए को टारगेट क्यों नहीं करा, खुद को काट नहीं रहा. क्यों नहीं काटा? बिकॉज इट हैज अ मिथाइल ग्रुप ऑन देम. सो मिथाइल ग्रुप क्योंकि यहाँ पे लगा होता है, इसलिए एंडोन्यूक्लियस जाके टारगेट नहीं कर सकता अपने खुद के डीएनए को. सो दैट इज हाउ इट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ. सो ये चीज आपको याद रखनी है. दिस इज द इवोल्यूशनरी रोल ऑफ द एंडोन्यूक्लियस. सो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने यहाँ पे डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई hinted to, that's endonucleus we have discovered. It was found that hint to always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence. याद रखना, वो हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां से कट करता था. हर एक एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को जाके कट करेगा. ऐसा नहीं होता कि वो हर जगह या कहीं पे भी जाके कट करेगा. इट विल लुक फॉर द डीएनए, एक सर्टेन सीक्वेंस को ढूंढेगा एंड देन इट विल मेक अ कट ओवर देयर, राइट. सो जैसे कि 6 बेस पे का एक सीक्वेंस ढूंढा था और वहां पे कट कर रहा था. दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ये नाम से वाकिफ हो जाओ. रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद. इतने हमने अभी तक आइसोलेट किए हुए हैं from the 230 strains of bacteria. This much amount of restriction endonuclease we have isolated. This is a naming wala cheese. Naming is something we can read from your side. It's something, it's a very simple thing. We can ignore this right now. Let's directly jump on to your restrained endonuclease belong to large class of enzyme called nuclease. ये सारे statements आपको याद रखने हैं. These are like small statements which you have to know.
These are of two kinds, exonuclease, endonuclease. आपके यहाँ पे दो टाइप के आपके यहाँ पे हो जाएंगे. You have this cysteine and endonuclease. Exonuclease remove the nucleotide from the end of the DNA, whereas exonuclease make a cut at a specific position within the DNA. डिफरेंस याद रखना. और याद रखना ये जो कॉमन ग्रुप इन दोनों का होता है इनको हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस. वी कॉल हिम एज न्यूक्लियस. क्लास के बाद या कल सुबह तक मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा. द असाइनमेंट विल हैव सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मेक श्योर कि वो सॉल्व कर लो ताकि स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो हैव दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर एज वेल. So like you can see over here, your enzyme will come, will make a cut at specific location, and that sequence is called as my palindromic sequence. जिस particular sequence पे जाके ये cut करेगा उस sequence को मैं बोलूंगा यहाँ पे palindromic sequence, जो आपका eco आ रहा है आके यहाँ पे अपना काम कर रहा है. eco R1 जो आके यहाँ पे काम कर रहा है, that is acting that targeting the palindromic sequence, जो दोनों साइड से आपका like same आप उसे read कर सकते हो. This is something they are doing in this. ये सारे सीक्वेंस है ना जो इनसाइड में मेंशन किए हुए, याद रख लो. यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम ओनली. इसके बाहर का नहीं आएगा. तो ये सीक्वेंस याद रखना कि ये सीक्वेंस आपका क्या रहता है. सो कमिंग ओवर हियर, यू आर मेकिंग दैट कट टू द पर्टिकुलर सीक्वेंस. इनको आप अलग कर रहे हो. एक बार आपने अलग कर दिया, देन दे बिकम माय स्टिकी एंड्स. अब ये स्टिकी एंड्स के अंदर आप डालोगे अपना फॉरेन डीएनए. अपना फॉरेन डीएनए आप अपने यहाँ पे लगा दोगे. एक बार आपने अपना यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा दिया, then you will find the sticky ends needs to be joined, और उनको join करने के लिए आपके यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा, that is going to be your ligase. Ligase में आप इसे यहाँ पे join कर दोगे. Okay, so that is something we have seen. So let's read it from here. Once it is found that the specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific points in their sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Something we have just mentioned, you know this thing. ये वही चीज आप यहाँ पे हो रही है, कट करके आपने चिपका दिया using the DNA ligase. This is what you are finding happening here. ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, and you can see the same thing. Ligase का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे अपने foreign DNA को यहाँ पे लगा दिया, and now you add that particular foreign DNA into the bacteria, and now basically you expect the bacteria to grow and flourish. एंड में आपका बस एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये रहता है कि आपका बैक्टीरिया पे ग्रो करे, फ्लरिश करे, ताकि यू कैन गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया यू कैन रिसीव ओवर देयर. सो यू हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, रेकग्निशन सीक्वेंस, आरई एंड मिथालेज. दिस ऑल थिंग्स वी हैव यूज्ड ओवर हियर. सो याद रखना, रेकग्निशन सीक्वेंस इज आल्सो माय क्लोनिंग साइट. अच्छा, एक प्लाज्मिड के अंदर क्लोनिंग साइट कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4 कितनी होनी चाहिए क्लोनिंग साइट? 1. अगर 3 होती है तो क्या दिक्कत है फिर उसमें? वो कट फ्रेगमेंट्स बंद हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे ना पूरे प्लास्मिड के ही. तो यूज नहीं कर सकते फिर उसे हम? नो सर. फिर कैसे यूज करेंगे? Right. So that is what you will be finding in this. So you add your resistant endonuclease, right? And you ensure that every endonuclease will have a specific cloning site या recognition site. वहां पे जाके आप कट करोगे, you will open that up and then you can add your foreign DNA, and you should not have more than one cloning site. अगर आपके cloning site एक से ज्यादा है, then you can have a multiple fragments over there, and then it becomes difficult to use. You cannot use those kind of plasmid over there. So ये भी एक और बात रखना कि अगर आपको डीएनए को ब्रेक डाउन करना, then you will be using a DNA fragment को ब्रेक डाउन करने के लिए you will be using this cysteine and nucleus का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. अब आता है आपका यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस. इसको लेके भी सवाल आया था आपके कल के एग्जाम के अंदर, and again the question was quite simple, but you will find question coming based on them. So these are some of the techniques you should know very clearly. So यहाँ पे आप करते हो, यहाँ पे इस्तेमाल करते हो अपने यहाँ पे ट्रे. कोई बताएगा ट्रे के अंदर जो फ्लूइड डालते हो, फ्लूइड कौन सा होता है? जेल. और कहाँ से लाते हैं हम लोग? सीवीड्स. उसके रेड एल्गी से. कौन से रेड एल्गी? कौन से? जेलिडियम एंड ग्रेसिलियम. प्लस हो रही है कुछ ऐसा था. बढ़िया, कुछ ऐसा था. Gracilaria and Gelidium are the two algae I'll be using over here to get my agar gel. So I'll be adding that. Agar gel is something which I'll be also using, if you remember. They can be also used for growing macros. अगर macros का अगर आपको वहाँ पे grow करना, then also you can use them, right? Now you have added the agar gel over there. बोलिए तो अनफिट बताइए. सर ये सीवीड्स से नहीं आता था गारस जेल? सीवीड ही तो है आपके जो algae होते हैं ना, you collectively you can give them broader name. That's a seaweed. ओके सर. तो यहाँ पे अच्छा, बाय द वे बाकी सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? दीपिका एंड ऑल लोग जो काफी दिनों के बाद क्लास में है. दीपिका आवाज आ रही है मेरी?
use as a vector. Girija is also here. बहुत बढ़िया. Okay. So here I'll be doing what? You have your agarose plate. You have your electrophoresis plate यहाँ पे. Cathode is one side, other side is anode यहाँ पे. Cathode के अंदर मैं डालूंगा अपने यहाँ पे DNA, which is a negatively charged DNA. मैंने यहाँ पे लगा दिया. DNA को मैंने निकाला था after doing the breaking the DNA into the test tube. मैंने अपने DNA को यहाँ पे डाल दिया. DNA को यहाँ पे डालने के बाद I will connect this my plate with the electric current and then उसके बाद मैं अपना यहाँ पे start कर दूंगा मेरे यहाँ पे मशीन. अब इसके पहले याद रखना that DNA fragments which you have going to have a negative charge. Why negative charge? Because they have a phosphate group. That's why they have a negative charge. अब इसमें होता क्या कि जब आप ये रन करते हो, when you run this process, you will find the larger fragments are not going to travel much. Larger fragment आपका ज्यादा travel आपका करेंगे नहीं. They will be seen nearby the cathode itself. But जो smaller fragments आपके होंगे, they will cover a larger distance. Rule simple है, जितना small मेरा पे fragment होगा, उतना ही ज्यादा ये distance यहाँ पे travel करेगा. The smaller the fragment will travel further the distance, and it will be seen towards the anode. It will be seen towards the anode. Anode की तरफ ये जाते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा. This is what you do in this. इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेपरेट करते हो. एक बार आपने रन कर दिया, assume that कि आप ये हाफ एन आवर के लिए रन करते हो. हाफ एन आवर रन करने के बाद क्या आप अपने डीएनए को डायरेक्टली देख सकते हो? No, sir. तो पहले इसके अंदर क्या डालूंगा? What I'll be adding in this? Ethadium Chill bromide. कौन था ये चिल्ड इथेनॉल वाला? Ethadium bromide. The first thing I'll be adding here is going to be my ethadium bromide in this. एक बार आप पहले डालोगे इसके ethadium bromide and then you will observe them under the UV radiation. Microscope. UV radiation. Then I'll be observing them under the UV radiation. So we'll add the chilled ethanol and then we'll observe them under the UV rays. And then उसका जो आखिरी स्टेप आपको पता है जहाँ पे आप उसे निकालते हो, अपने स्पेसिफिक डीएनए को आप वहां से निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? Illusion. Solution. That is what you do. So याद रखना, आपने पहले डालना आपके यहाँ पे ethadium bromide. You will observe them under the UV rays, right? Orange bands आपको वहाँ पे दिख जाएंगे. And then आखिरी स्टेप पे आपको क्या करना है? You have to remove those. You have to take out those specific DNA sequence. That is called my illusion in this. Simple. और कुछ नहीं करना, ये याद रखना है. तो आपसे कोई पूछे ना कि कौन सा मेरा फ्रेगमेंट ज्यादा छोटा है? This is a much more smaller than this one. जो जितना दूर होगा उतना स्मॉल फ्रेगमेंट आपको वहां पे मिलेगा. दैट इज व्हाट. ये कई बार आपके सामने ये पिक्चर होगा और उसके सामने आपके सामने 4-5 स्टेटमेंट डाल के रखे होंगे. You have to ensure that you solve the statement carefully and you give the answer. So you have to be very clear with that. Okay. We can cut the DNA with the help of your restriction enzymes. अब है ना, वैसे अनम्यूट करके आंसर देना जोर से. इसके लिए हैंडल करेंगे लोग. हाँ. Option D. हाँ रुक जाओ. Who isolated? B option. अरे पढ़ने तो दो पहले, बाकी लोगों को भी टाइम मिलेगा पढ़ने का उसी बहाने. Who isolated antibody resistant gene from cellular tymphanium in 1992? Now you should say option B. मुझे बताओ ऑप्शन B. for what? उसके लिए Lack of iron. Lack of हाँ. prawn. Right. Lack of prawn की डिस्कवरी जैकोब एंड मोनार्ड ने की थी यहाँ पे. ठीक है, चलो. This is something again you can answer this. ABCD कौन सा है मेरे यहाँ पे जो E को राइट टारगेट करेगा? E को राइट कौन से सीक्वेंस पे टारगेट करता है? A option. C. C. B option. C. बैटमैन वाला B या क्या? B. गिरिजा बोलो, बताओ. A और C. Batman. A option. Batman. नहीं सर, ए ऑप्शन कहाँ पे देखा था कि कमनप्रीत? ये ऑप्शन हमने देखा था ना 2 मिनट पहले, हमने देखा था ना, ये को राइट किसको कट कर रहा था यहाँ पे? Yes sir. वो arrow. नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से, एरो. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे. चलो. C भी सेम है. R stands for what? अरे Strain. right, R stands for your strain. This is something E. coli cuts palindromic sequence which produces overhanging stretches called as sticky ends on the each strand. These are named sticky because इनको हम sticky क्यों बोलते हैं यहाँ पे? B option. ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो. B sir. बस बी. सर D होगा. D. डीएनए लाइगेज की तो आपको हेल्प लगेगी यहाँ पे. They will also need a help of DNA ligase to facilitate the action and to make sure that they join over there. So B and C आपके यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे आएगा. So yes, option D becomes the correct answer in this. ठीक है.
Alright, the extraction of DNA from the gel piece is known as what? B option. B option. मुझे बताओ एनिलीन कौन से टेम्परेचर पे होता है? 73. 70. 78. 40. 22. 40 22 ये देखो. 50 to 54. 40 to 60. 40. You will have the 40 range between the 40 to 50 degree Celsius या 40 to 45 to 55 degree Celsius के अंदर आपके यहाँ पे होगा एनिलीन आपके यहाँ पे. और आपका फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन कौन से स्टेप पे होता है, कौन से टेम्परेचर पे होता है? 94 पे आपको वहाँ पे हो जाएगा बिकॉज यू हैव टू हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका मतलब क्या आंसर होगा? B option. चलो जल्दी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्लोनिंग वेक्टर्स. आपके क्लोनिंग वेक्टर कई सारे आपके यहाँ हो जाते हैं. यू हैव अ प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज. प्लाज्मिड का मल्टीपल कॉपीज आपको मिल जाती है बैक्टीरिया के अंदर. वायरस को अटैक करता है आपका बैक्टीरियोफेज, राइट? सो दैट कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे. ठीक है. Then the following are the features that are required to facilitate the cloning into vector. You need to have a ORI, selectable marker, and cloning site. Cloning site से आप वाकिफ हो क्या होता है वो, ORI से भी आप वाकिफ हो कि वो क्या होता है. You know these two things. Selectable marker will have some antibiotic resistant genes like tetracycline, ampicillin, chymicin. These are some of my antibiotic resistant genes. इनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और किसमें नहीं हुआ है. We can do that. So let's have a look at that. So let's assume कि आपके पास एक बैक्टीरिया है, उसके पास एक प्लाज्मिड है एंड द प्लाज्मिड हैज अ एम्फिसिलिन वाला जीन इसके अंदर यहाँ पे आपका लगा हुआ है. तो मुझे सिंपल बताओ कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन के सॉल्यूशन में रखूंगा, इफ दिस बैक्टीरिया इज बीन केप्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ एम्फिसिलिन, तो क्या वो बैक्टीरिया वहां पे हैप्पीली ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर कर पाएगा. ये चीज सबको यहाँ पे ऐड रखनी है दैट व्हेन यू ऐड सच बैक्टीरिया इनटू अ tub and that tub includes your solution of your ampicillin, then you should know this thing very clearly that in that case you will find the bacteria will grow happily over there because it does have a good amount of antibiotic solution in that and it does have a gene. उसके पास वहां पे उसका जीन भी है, so you can find them growing over there. Then you have your very famous plasmid that है PBr322. तो PBr322 प्लाज्मिड आपका, इसका पिक्चर आपको जहन में होना चाहिए क्लियर कट कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम आके कट कर रहा है. यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट. जैसे BAM-H1 एंड SAL1 जो आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है, दे विल मेक अ कट एट अ टेट्रासाइक्लिन. ये कट करेंगे आपके टेट्रासाइक्लिन वाले पोजीशन के ऊपर. ये PUV1 एंड PSC1 आपका कट करेंगे एट एम्फिसिलिन वाले पोजीशन के ऊपर. कई बार आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है दैट इफ वी आर यूजिंग BAM-H1 एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो क्या वो एम्फिसिलिन को कट करेगा? द आंसर इज नो. इट विल ऑलवेज हैव अ कट एट द टेट्रासाइक्लिन वाले सीक्वेंस के अंदर ही आके कट करेगा, राइट? सो यू शुड नो ऑल दिस सीक्वेंसेस ओवर हियर. यू शुड नो ऑल द नेम ऑफ द एंजाइम्स इन दिस. कई बार लेबलिंग आ सकती है, सिंपल आपको लेबल करने के लिए दे सकते हैं. यू हैव द ORI एंड यू हैव अ ROP वाला जीन एंड देन व्हिच विल हैव द PVU वाली साइड यहाँ पे. नाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपको लगाना है यहाँ पे. सो नाउ व्हेन आई ऐड माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, अज्यूम दैट कि मेरा यहाँ पे जीन है इंसुलिन का, और अगर मुझे इंसुलिन का जीन मेरा यहाँ पे लगाना है मेरे टेट्रासाइक्लिन वाले पोजीशन के ऊपर, इफ आई हैव टू ऐड माय जीन ऑफ इंटरेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, देन व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली जो मेरा टेट्रासाइक्लिन का जो मेरे यहाँ पे जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. ये बात याद रखना कि जब मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूँ मेरे उस जीन के ऊपर जो प्लाज्मिड पे लगा हुआ है, तो वो वाला जीन मेरे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेगा. एंड व्हेन डज दैट हैपन? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. सो याद रखना, अगर मैं सक्सेसफुली अगर अपने जीन को वहां पे लगा रहा हूँ, so that means वो जीन जो ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा and that is called as my insertional inactivation. ये चीज आप सबको यहाँ पे रखनी याद. This is something should be clear to all of you. अगर मैंने अपना जीन लगाया, समझो तरुणप्रीत ने वहां पे अपना जीन लगा दिया इंसुलिन वाला, और उसके बावजूद अगर वहां पे टेट्रासाइक्लिन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या? अच्छी तरह से वो जीन लगा नहीं है. जीन वहां पे लगानी है, या अच्छे से नहीं लगा, या फिर जीन आपको वहां पे लगानी है. So that is why the tetracycline is going to express itself. चलो. So ORI is something you have to know that it should support a more number of replication. आपका ORI ऐसा होना चाहिए जो प्रमोट करे मल्टीपल कॉपीज बनाना. तो जब भी आप कोई प्लाज्मिड बनाते हो या सिलेक्ट करते हो जिसके अंदर आप चाहते हो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उसका जो ORI होता है वो मल्टीपल कॉपीज बनाएगा हमेशा. तभी तो आपको मल्टीपल
प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वहां पे बनते हुए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट यू शुड हैव अ हाई कॉपी शुड बी फॉर्म्ड ओवर देयर. देन ओनली कमर्शियल स्केल पे आपको ये बेनिफिशियल आपके लिए होगा, राइट. सो समथिंग वी हैव जस्ट डिस्कस दिस. तो याद रखना, यू शुड हैव ओरिजिन शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर. कुछ ऐसा हो रहा है आप यहाँ पे देखो जिसका हाई कॉपी नंबर यहाँ पे आपका सपोर्ट करता हो. These are some of my selectable markers. Ampicillin, tetracycline, chymicin are the selectable markers in this. Used to know my transformant and non-transformant को मैं यहाँ पे जान सकता हूँ इनके हेल्प से. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इस पिक्चर को देखते हैं. यहाँ पे लेट्स अज्यूम दैट हमने एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला. प्लाज्मिड के अंदर लगा हुआ था आपका एम्फिसिलिन वाला जीन यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे मैंने लगाया मेरे यहाँ पे एलियन जीन. जो भी था मेरा एलियन जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया. समझो मेरा जीन था वो ऑक्सीटोसिन वाला. जैसे मैंने मेरा ऑक्सीटोसिन वाला यहाँ पे जीन लगा दिया, माई एम्फिसिलिन विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन. आई होप ये टर्म आप सबको समझ आ रहा है. काफी लोग को ये टर्म बीच में समझ नहीं आ रहा. तो सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को, लड़कों को, महेश, अनिरुद्ध, ओम, शिवा और जो भी लड़के हमारे पास, Yes, sir. ऑल ऑफ यू, ये सब मालूम होना चाहिए आप सबको यहाँ पे. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. एंड इस तरीके से आप अपनी टीम को यहाँ पे आप बंद कर सकते हो. नाउ selectable markers, in addition to RI, the vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. तो यहाँ पे आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना चाहते हो और अलाउ करना चाहते हो उनका ग्रोथ करना जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट हो चुके हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच a piece of DNA is introduced into a host bacterium. Normally the gene encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chlorophenol, tetracycline, chymicin are considered as a useful selectable markers for E. coli. Normal E. coli के अंदर generally आपको ये genes आपको नहीं मिलते, but you can actually create a plasmid and you can give that plasmid such kind of genes over there. Now, इसके बाद so अब ये वाली कहानी एक बार याद रखना. This is the only hurdle जो आपको आखिरी चीज यहाँ पे समझ होती है, जो जिसमें आपको ध्यान देना होता है. ये आप 1000 प्लाज्मिड इन 1000 प्लाज्मिड के अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल दिया. अज्यूम करते हैं कि लेट्स से महेश ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इन 1000 प्लाज्मिड में अपना डाल दिया. इन प्लाज्मिड को मैं डालूंगा बैक्टीरिया के अंदर एंड नाउ दिस बैक्टीरिया आर बीन ग्रोन. सो अगर मेरे बैक्टीरिया को मैं यहाँ पे एम्फिसिलिन में ग्रो कर रहा हूं और अगर वो ग्रो कर जाते तो हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है एम्फिसिलिन वाले जीन के ऊपर. हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया हमारा एम्फिसिलिन वाले जीन के ऊपर. सो अज्यूम दैट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लगाया है, एम्फिसिलिन वाले जीन के ऊपर हमने हमारा ऑक्सीटोसिन का जीन लगा चुके हैं. ऐसा मैंने किया है 1000 बैक्टीरिया के साथ. अब सिंपल सी बात है, 1000 के साथ कर रहा हूं, कहीं पे जाके लगा होगा, कहीं पे नहीं लगा होगा, राइट. नाउ आई हैव टू चेक दैट. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिया इनटू द एम्फिसिलिन के सोल्यूशन के अंदर और कुछ बैक्टीरिया को मैंने डाल दिया राइट इन अदर ग्रुप, राइट. सो बोथ ऑफ देम आर केप्ट इन एम्फिसिलिन के सोल्यूशन के अंदर. मैंने यहाँ पे दो ग्रुप को यहाँ पे रख दिया. अगर मेरे बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के अंदर ग्रो कर जाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन. अगर मेरे बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के सोल्यूशन में ग्रो कर पा रहे हैं, दैट मींस दे आर ऑल माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे बन जाएंगे मेरे यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. अगर मेरे बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के सोल्यूशन में आके मर रहे हैं, इफ दे स्टार्ट डाइंग, राइट, दैट मींस कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे यहाँ पे लग चुका है. मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरे यहाँ पे लग चुका है एंड दैट इज अ इंडिकेटर कि मेरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेरा सही से हो गया था. सो ये तरीके से आप पता लगा सकते हो. अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं. See, now these are the things you know what are my cloning site. मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको. आपको सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट आपको चाहिए होती है, मल्टीपल की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती. So it's something you know this. Now, यहाँ पे देखो, we already done this thing, so let's not waste time on this. मल्टीपल अगर हमने क्लोनिंग साइट इस्तेमाल करेंगे या जिसे हम कहते हैं रेकग्निशन साइट अगर ज्यादा हुई, देन यही होगा, फ्रेगमेंट्स आपको मिलेगा आपके यहाँ पे डीएनए. So you have a gene of interest, insulin, and insertion inactivation क्या होता है हम यहाँ पे देख चुके हैं. अगर आपने जीन लगा दिया, then the antibiotic resistant gene will not express itself. Okay? अब ये चीज आप यहाँ पे देखना. There's one thing you have to know over here. This one. देखो, आपने एक अपना यहाँ पे प्लाज्मिड बनाया. ये याद रखना. Let's say there's a plasmid. The plasmid had tetracycline वाला जीन. उसके साथ साथ प्लाज्मिड ऑल्सो हैव अ जीन ऑफ योर लैगजेड. लैगजेड क्या बनाता है? बीटा Glucosidase. Always going to give me your beta galactosidase. ठीक है.
Now what will be happening here ना, when you have this kind of plasmid and when you have laxative tetracycline वाला जीन आपका लगा हुआ है, आप जनरली यहाँ पे क्या करोगे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका इंसर्ट कहाँ पे करना है, you have to insert your gene of insulin, आपका जो इंसुलिन का जीन है आपके पास यहाँ पे, ये आप इसे इंसुलिन को इंसर्ट करोगे लैक्सेट वाली साइड के ऊपर। तो अगर इसे आप लैक्सेट वाली साइड पे इंसर्ट करते हो, अगर सब कुछ सही रहा तो लैक्सेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट लैक्सेट के ऊपर, तो लैक्सेट वहां पे बंद हो जाएगा। अगर लैक्सेट यहाँ पे बंद हो जाता है सक्सेसफुली, देन आई कैन से इट इज गोइंग टू बी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको बोलूं मैं यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लैक्सेट के ऊपर आपने वहां पे लगा दिया। नाउ यू हैव टू चेक हाउ थिंग्स हैव टू वर्क नाउ। अब इस प्लाज्मिड को आप पहले डालोगे बैक्टीरिया के अंदर वापस। सो ब्रिंग बैक द प्लाज्मिड बैक इनटू द बैक्टीरिया। इसको आप वापस ले आओगे बैक्टीरिया के अंदर। अब आपने इसको डालना है एक बड़े से टब के अंदर। जैसे ही आपने उसे एक बड़े से टब में डाला, उस टब में आपने क्या रखा हुआ है, और उस टब में आपने रखा हुआ है आपका एक्स जेल। ये एक्स जेल जो आपका यहाँ पे है टब के अंदर, इट इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। इट इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। इतना याद रखना, ये जो एक्स जेल जो आपका है टब के अंदर, इट इज सिमिलर टू माई लैक्टोज मॉलिक्यूल। इट इज सिमिलर टू माई लैक्टोज मॉलिक्यूल। और याद रखना, जब भी एक्स जेल जो आपका डाइजेस्ट किया जाता है, व्हेनेवर यू फाइंड एक्स जेल गेटिंग डाइजेस्टेड, तो वो टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका कलर डेवलप करेगा। अगर आपका एक्स जेल डाइजेस्ट हो रहा है विच इज सिमिलर टू लैक्टोज, तो आपका टब के अंदर कलर डेवलप यहाँ पे करता है। तो जैसे आपने बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिया, जहां जहां पे कलर डेवलप करेगा दैट विल बी अ ब्लू कलर। जहां जहां पे आपका ब्लू कलर डेवलप करेगा, दैट इज नॉट अ गुड साइन। अच्छी बात नहीं है। आपने जैसे ही डाला अपने बैक्टीरिया को इस सॉल्यूशन के अंदर, और अगर बैक्टीरिया को डालने के बाद अगर इस टब के अंदर कलर डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स उस एरिया में आपका लैक्टोज डाइजेस्ट हो रहा है, या उस एरिया में आपका एक्स जेल आप वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है। अगर मेरा एक्स जेल वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स मेरा जो जीन था लैक्सेट वाला, वो मेरा वहां पे प्रेजेंट है बेबी। वो मेरा अभी भी वहां पे प्रेजेंट है, और आपने जो किया इतना मेहनत, वो कोई काम नहीं आया। दैट सिंपली मीन्स दैट। तो अगर आप यहाँ पे डालते हो अपने बैक्टीरिया को, अगर कुछ पॉकेट के अंदर अगर आपको ब्लू कलर डेवलप दिखता है, दोज आर द बैक्टीरिया विच आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये मेरे वो बैक्टीरिया विच आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो याद रखना, अगर ब्लू कलर डेवलप कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो ब्लू कलर अगर डेवलप आपका यहाँ पे हुआ, दैट इज नॉट अ गुड साइन। जहां पे आपका कलर डेवलप नहीं हो रहा, जहां पे आपका कलर डेवलप नहीं हो रहा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका लैक्टोज डाइजेस्ट आपका नहीं हो रहा। और जहां पे आपका लैक्टोज डाइजेस्ट आपका नहीं हो रहा, दोज बैक्टीरिया आर माय ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। कलरलेस कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट, हाँ राइट ट्रू। कलरलेस कॉलोनीज जो आपके यहाँ पे दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट वन। सो दैट मीन्स विल से कि हाँ हमारा यहाँ पे जीन लग चुका है, एंड वहां से मैं अपने बैक्टीरिया को निकाल के फिर मैं ग्रो कर सकता हूँ। सो ये याद रखना। सो ये वाली कहानी याद रखना, एक्सजेल वाली, प्रोजेक्ट सब्सटेंस वाली, एंड यू शुड नो दैट दिस इज व्हाट दे डू। इस तरीके से लोग आइसोलेट कर पाते हैं कौन से मेरे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन से मेरे बैक्टीरिया यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मेरे यहाँ पे हो जाएंगे। सो यू कैन सी दिस थिंग। हमने यहाँ पे हमारा डाला, बैक्टीरिया को ग्रो किया यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन के अंदर। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो आपके होंगे वहां पे ग्रो कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। अगर उसी जीन के ऊपर मैंने इंसुलिन लगा दिया था, अगर टेट्रासाइक्लिन के जीन के ऊपर अगर मैं इंसुलिन लगा दिया था, देन बैक्टीरिया तो सर्वाइव नहीं करना। सो दैट मींस दे आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो ये वाली कहानी आपको याद होनी चाहिए हमेशा। दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है। नाउ एक बार फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग द जीन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वैसे करता क्या है? मिल्क फॉर्मेशन। राइट, मिल्क फॉर्मेशन द मेमोरी लाइन इज डन बाय प्रोलैक्टिन। कहां से आता है प्रोलैक्टिन? पॉस्टीरियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुमप्रीत, बहुत बढ़िया। सॉरी। वही बात है, इससे ज्यादा तारीफ क्या करूं। प्रोलैक्टिन विल ऑलवेज कम फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमेशा सब लोग याद रखना, प्रोलैक्टिन आपका एंटीरियर पार्ट सारा होता है। इसको आप यहाँ पे अगर लगाते हो लैक्सेट वाली साइड के ऊपर, अगर लैक्सेट काम करना बंद कर देता है, देन दैट इज योर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अगर लैक्सेट तब भी आपका काम कर रहा है, देन दैट मींस प्रोलैक्टिन आप वहां पे लगा नहीं है। So that is something we have done. We have done the same thing multiple times just to explain you those things कि जब आप बैक्टीरिया डालते हो अगर कलर डेवलप हो रहा है, that means you have a recombinant colonies आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर रही, they are my non recombinant। अगर कलर डेवलप होता है, that's my non recombinant। अगर कलर डेवलप यहाँ पे हो जा नहीं होता, if you have a colorless condition, then they are called as my recombinant bacteria। Simple। Okay, now तो ये हमने आप देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय वेक्टर्स ऑफ द क्लोनिंग जीन्स। क्या क्या मेरे यहाँ पे वेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जा सकते हैं। Agrobacterium 23 is one of the vector, you know that,
इसमें होता है आपका टीआई प्लाज्मिड एंड टीआई प्लाज्मिड विल हैव दिस टीडीएनए और ये कॉज करता है आपका ट्यूमर फॉर्मेशन। बीमारी का नाम है आपका यहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज, बीमारी का नाम है आपका। तो एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कोई मुझे हैंड रेज करके बताओ कि इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे फायदे के लिए कैसे करते हैं। सो इफ आई गिव यू एग्रोबैक्टीरियम टूनिफिकेशन इन योर हैंड, तुम उसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करोगे? बताइए धनप्रीत, कैसे करोगे आप इसका इस्तेमाल? तो इसका जो टीआई प्लाज्मिड है ना, उसमें जो इसका जीन लगा है ना, जो क्राउन गॉल डिसीज को कोज करता है, वो जीन को निकाल के अपना डिजायर्ड जीन लगा देंगे और फिर बाद में उसको फिर से बैक्टीरिया में डाल देंगे, देन वी कैन यूज इट एज अ क्लोनिंग वेक्टर। Then you allow this bacteria to infect the plant and do its job. Very true. रिट्रोवायरस का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पे एनिमल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। सो नॉर्मल सेल को अगर आपको लाइक बेसिकली रिट्रोवायरस करता क्या है, दे कैन टर्न नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अपने रिट्रोवायरस के डीएनए को आरएनए को निकालोगे, यू विल मेक सम चेंजेस ओवर देयर, यू विल ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन यू विल अलाउ टू इन्फेक्ट द एनिमल सेल। सो दैट्स व्हाट यू डू फॉर देम। सो एग्रोबैक्टीरियम वाली कहानी आप सबको मालूम होनी चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके पास एग्रोबैक्टीरियम के अंदर यू हैव अ टीआई प्लाज्मिड, इसमें लगा होता है आपका टीडीएनए, और ये टीडीएनए जब आपके प्लांट के अंदर जाके अपने आप को लगाता है प्लांट के जीनोम के अंदर, तो आपका प्लांट सेल बनाने लगता है आपका ट्यूमर, दैट विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो ये बात याद रखना। सो टीआई प्लाज्मिड पे यू हैव अ टीडीएनए एंड दैट कैन कॉज अ ट्यूमर फॉर्मेशन इन द प्लांट सेल, राइट? देन दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर। सो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिट्रोवायरस मैं बात कर चुका हूं, आपको यहाँ पे डिजायर जीन को अपने आप लगा के आप इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे आप एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके प्लांट को बना रहे हो आपका। सो दिस प्लांट बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कह सकता हूँ ना, अगर मैंने अपने जीन को यहाँ पे पहुंचा दिया प्लांट के अंदर, लेकिन वेरी क्लियरली दिस प्लांट बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और ऐसे आप कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अपने आप बना सकते हो। Which of the organelle is related to the genetic engineering? बता दो ऐसी आंसर। प्लाज्मिड। Plasmids. DNA fragments are what? Negatively charged. नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज, क्या होता है उनके पास? Phosphate. A gene which whose expression helps to identify a transformed cell is known as, कौन सा जीन जनरली होता है? सिलेक्टेबल मार्कर। Selectable marker. और जनरली सिलेक्टेबल मार्कर्स आप किसको इस्तेमाल करते हो? Tetracycline. हाँ, मतलब यू शुड ऑलवेज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को मैं इस्तेमाल करूंगा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ऑल द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो मेरे यहाँ पे होता है, आई कैन यूज देम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, कायामाइसिन, इन सब को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। What is the criterion for DNA fragment movement on across gel during the gel electrophoresis? क्या रहता है, क्या रूल वहां पे रहता है? First option. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ आई होप पूरा बैच आप एग्री करेगा। The smaller the fragment size, the further it moves. That is what we'll be finding happening in this. Okay, there's something we have already done. Joined with the help of किसके जैसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉरेन डीएनए को प्लाज्मा के साथ? लाइगेस। क्या लाइगेस का इस्तेमाल मैं करता हूँ ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? Yes, sir. यस सर। करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है। और कब करा जाता है? सर जब जब वो प्राइमर को रिमूव करते हैं। उस वाले जोड़ने होते तब एक एक करके ऐसे नहीं चलेगा। मोनिका पहले आप बताओ कब करा जाता है? सर जब हम रेप्लिकेशन करके जब हम वो लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड बनाते हैं ना, तो लैगिंग स्टैंड को जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं ताकि हम अपने पॉलीमरेज को बाहर निकाल मतलब उसको रिमूव कर सके। प्राइमर को, राइट। सो यस, लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए आप अपने यहाँ पे लैगेज का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, नॉट इन लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में जरूरत नहीं पड़ती। लीडिंग स्ट्रैंड में आपका एट अ स्ट्रेच में आपका सब कुछ बन जाएगा। बट लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर आप जानते हो आपके जो बीच के प्राइमर होता है आप उन्हें निकालते हो, अपने डीएनए को वहां पे लगाते हो, एंड देन वो डीएनए के बीच में जो एक छोटा सा निक क्रिएट होता है ना, उसको आप फिल करते हो विद द हेल्प ऑफ माय डीएनए लाइगेज। सो लैगिंग स्ट्रैंड के बनाने के दौरान आप इसका वहां पे इस्तेमाल करोगे। टैग पॉलीमरेज मुझे कहाँ से मिला था? थॉमस एक्वेटिकस, जो हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया पाया जाता था उससे। राइट, वहां से मुझे मिला था मैंने यहाँ पे टैग पॉलीमरेज। ठीक है। Which of the following is not a feature of a plasmid? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। I hope सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। The option has to be your option B यहाँ पे। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता प्लाज्मिड, इट इज गोइंग टू बी अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सो इतना बैक्टीरिया के जो भी डीएनए आपके होते हैं, दे आर गोइंग टू बी सर्कुलर एंड दे आर गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड। सो दैट्स समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सर फर्स्ट का मतलब क्या? ट्रांसफर। ट्रांसफर लेवल, आपका प्लाज्मा ट्रांसफर किया जा सकता है ना, अच्छा एक हाँ, प्लाज्मा यस। एक बैक्टीरिया से दूसरे प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, लेट्स ये बता दो सेलेक्टिव मार्कर इज यूज्ड टू व्हाट, सिलेक्टिव मार्कर्स का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे किया जाएगा? ये ऑप्शन। बाकी लोग बताइए। ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन ही बनेगा बेटा, आपके यहाँ पे आंसर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। तो इसको आप वो करने के लिए आप सिलेक्टिव मार्कर का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हो। यू बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज अ ट्रांसफॉर्मेंट एंड विच इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपका कल का एग्जाम का, आई वांट टू डूइंग दिस राइट नाउ। ये क्वेश्चन आपके कल के टेस्ट में आया था, इसमें काफी लोगों ने इसमें गड़बड़ हुई है। यू शुड नो दैट विच ऑफ देम आर गोइंग टू बी लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी हम इसको नहीं करते, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। लेट्स सॉल्व सम, लेट्स कवर सर्टेन मोर पार्ट। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप डीएनए को कैसे लाते हो अपने बैक्टीरिया के अंदर। सो डीएनए इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये पॉइंट याद रखना हमेशा। सेल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक। अब आपको अपने प्लाज्मिड को वापस लेके आना है आपके बैक्टीरिया के अंदर। सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग योर प्लाज्मिड बैक इनटू द बैक्टीरिया। डीएनए इज नॉट एबल टू पास टू द सेल मेम्ब्रेन। आपका डीएनए आपका सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आपका पास नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल टेक सम डाइवैलेंट कैटायन सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे कुछ अपने डाइवैलेंट कैटायन सॉल्यूशन यहाँ पे लूंगा विच विल हैव द कैल्शियम आयंस, और इन कैल्शियम आयंस के अंदर मैं अपने डिप करूंगा मैं यहाँ पे प्लाज्मिड को। पहले तो मैं अपने प्लाज्मिड पहले तो मैं अपने बैटर को यहाँ पे डिप करूंगा। पता है ना वो मैरिनेट जैसे करते हैं, वैसे आपके बैटर को पहले वहाँ पे डाल दोगे एंड देन यू विल बी एडिंग द प्लाज्मिड ऑन देम। अब होता क्या है कि आपके कैल्शियम आयन जाके अटैच हो जाएंगे आपके वॉल के ऊपर, टू द वॉल ऑफ योर बैक्टीरिया, एंड देन जब आपने वहां पे प्लाज्मिड डाला, सो प्लाज्मिड विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या होगा, यू हैव टू कीप दैट ट्रे ऑन टू द आइस, उसे आप वहां पे इंक्यूबेट करोगे एंड देन यू विल गिव देम अ हीट शॉक। आप 42 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट शॉक दोगे एंड देन आप उसे वापस से आइस पे रखोगे। देन यू अगेन गिव द हीट शॉक एंड देन यू कीप देम ऑन द आइस। Once you keep on doing that multiple times, then you will find the plasmid will get inside the bacteria. The plasmid we will get inside the bacteria and that is what we will be finding happening over here. तो इस तरीके से आपने अपने प्लाज्मिड को वापस से लेके आना है अपने बैक्टीरिया के अंदर। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स योर डाइवैलेंट कैटायन सॉल्यूशन की कहानी, राइट? दैट इज व्हाट यू डू इन दिस। नाउ माइक्रो इंजेक्शन, सीधे सीधे अपने डीएनए को पकड़ो और डालो सेल के न्यूक्लियस के अंदर। दैट इज समथिंग कैन बी डन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, इसमें आप डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट करते हो अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। दैट्स योर सेकंड वे ऑफ ब्रिंगिंग द डीएनए इनटू द सेल। बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल सिर्फ किया जाता है आपके प्लांट्स के अंदर, जहां पे आप क्या करते हो, द डीएनए इज कोटेड विद माय गोल्ड एंड टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल। टंगस्टन एंड गोल्ड के साथ वैसे आप कोट करते हो यहाँ पे, और कोट करने का यू विल बॉम्बार्ड देम। इनको आप बॉम्बार्ड करोगे अपने प्लांट्स के ऊपर। बॉम्बार्ड किया तो सिंपल सी बात है, आपके ये पार्टिकल्स आपके प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे, लीफ के अंदर चले जाएंगे अल्टीमेटली, एंड दैट्स हाउ यू ब्रिंग द डीएनए इनटू द प्लांट सेल। सो दैट्स व्हाट यू डू इन देम। यहाँ पे देखो ये कर रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट दे डू। देन डिसआर्म पैथोजेंस, आप कोई पैथोजन लो, उसके फॉरेन डीएनए को आप वहां से निकाल दो। यू रिमूव द फॉरेन, यू टेक द पैथोजन, और जो पैथोजन है आपका, उसका जो आपका डीएनए होगा, इस डीएनए के अंदर जो भी हार्मफुल वाला जो सेगमेंट होगा डीएनए का, व्हाट इज द सेगमेंट यू हैव इज गोइंग टू बी हार्मफुल। समझिए हार्मफुल वाला मेरे यहाँ पे डीएनए इज हार्मफुल कंपोनेंट, ये जो हार्मफुल मेरा सेगमेंट है डीएनए का, इसको आप करोगे यहाँ पे रिमूव। इसको आप रिमूव करोगे एंड यू विल ऐड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन यू अलाउ दैट वायरस टू इन्फेक्ट अगेन। सो डिजायर्ड जीन डाल के फिर आप उसे इन्फेक्ट कराते हो आपके सेल्स के अंदर। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब डीएनए को आप आइसोलेट करते हो, सो यू ऐड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे, तो डीएनए के कई सारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जाएंगे। बट ये सब करने के पहले मुझे ये बताओ, आपने कुछ सेल्स लिए, आपने सेल्स को डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हैंड रेज करो, बताओ किसके बाद आप क्या करते हो, कौन से एंजाइम आप वहां पे डालते हो सो दैट एवरीथिंग गेट डाइजेस्टेड एक्सेप्ट समथिंग एल्स। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बाकी लोग भी सोचिए बेटा, बाकी लोग भी सोचिए, सब ने ये चैप्टर पढ़ा है। आपने टेस्ट ट्यूब पे अपने सेल्स डाल दिए, सेल्स डालने के बाद यू विल नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स इन देम, यू हैव टू ऐड सर्टेन एंजाइम्स इन देम, ताकि आप सारी चीजों को आप डाइजेस्ट कर पाओ एक्सेप्ट योर डीएनए। सो व्हाट आर द एंजाइम्स हैव टू ऐड इन दिस, बताइए जानवी, बोलिए। सर चिल्ड इथेनॉल। डायरेक्ट पहला स्टेप आपका चिल्ड इथेनॉल यहाँ पे नहीं होगा। इनिशियली यू हैव टू ऐड सर्टेन एंजाइम्स। आप सोचो इस बात को, जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, व्हेन यू हैव टेकन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सारे यहाँ पे सेल्स डाल दिए, अज्यूम दैट
आपने बहुत सारे सेल्स आपने यहाँ पे डाल दिए। सेल्स के अंदर आपके यहाँ पे डीएनए है ना। आपको पहले क्या करना है, सेल्स के अंदर डीएनए के अलावा बाकी जितनी भी चीजें उनको आपको डाइजेस्ट करना है। तो वो करने के लिए आप यहाँ पे क्या क्या डालोगे, व्हाट आर द थिंग्स विल बी एडिंग इन देम? सर राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीनीज जो डालेंगे तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। सो ठीक है, और मैं राइबोन्यूक्लियस वो ठीक है, राइबोन्यूक्लियस मेरे आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीज मेरा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर मेरे सेल के अंदर सेल वॉल लगी हुई है और सेल वॉल मेरी बनी हुई है समझो फ्रॉम माय काइटिन, तो उसको मैं कैसे डाइजेस्ट करूंगा? काइटिनेज से। काइटिनेज की हेल्प से। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू डाइजेस्ट एवरीथिंग एंड देन जो भी उसके बाद जहां पे आपका रह जाएगा उसको आप निकालोगे बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। अच्छा एक चीज ना, मैंने आपको बताई थी दैट दे रन द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मालूम है ना क्या होता है? यस सर। तो यस सर। आफ्टर एडिंग एवरीथिंग इन द टेस्ट ट्यूब यू विल बी एडिंग द एंजाइम्स। एंजाइम्स डालकर आप सेंट्रीफ्यूज करोगे उन्हें, ताकि सब कुछ नीचे आ जाए और जो बीच में रह जाए दैट हैज टू बी द डीएनए जिसको आप निकालोगे बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका नीचे जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वाटर यू हैव इन द बॉटम, इसको आप क्या बोलते सुपरनेट। हैं? सुपरनेट। अरे नीचे जो इकट्ठा होता है उसे बेटा, पैलेट पैलेट राइट, नीचे जो इकट्ठा होता है उसे हम पैलेट बोलते हैं। और जो आपका यहाँ पे ऊपर ऊपर जितना जो भी आपके यहाँ पे इकट्ठा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरनेट। सुपरनेट दैट इज कॉल्ड एज माय सुपरनेट्रेंट। दिस इज व्हाट यू डू इन दिस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप क्या करें, दिस समथिंग वी राइट। सो जब आपको आइसोलेट करना है डीएनए को, आपका यहाँ पे यू विल बी एडिंग योर प्लांट से बैक्टीरिया सेल है जो भी आपका होगा उसे आप डालोगे। यू ऐड ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो आपके यहाँ पे, इनको आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू ब्रेक देम डाउन। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पे एंजाइम्स डालोगे। यू कैन ऐड योर एंजाइम्स ओवर देयर। सो ऐड योर एंजाइम्स, ब्रेक देम डाउन। प्रोटीज आपने डाल दिया, राइबोन्यूक्लियस आपने डाल दिया, ऐड ऑल द अदर एंजाइम्स, काइटिनेज, योर पर्टिकुलर योर सेलुलेज, ये सब डाल के आपने डाइजेस्ट कर लिया। एंड इन द एंड आखिर में आप डालते अपने यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल। लास्ट स्टेप आपका यहाँ पे होता है टू ऐड द चिल्ड इथेनॉल, और उससे क्या होगा, आपका डीएनए आपका प्रेसिपिटेट करके आपका ऊपर आ जाएगा। एंड वंस यू फाइंड दैट हैपनिंग देन यू कैन डू द स्पूलिंग ओवर हियर। देन आप अपना यहाँ पे स्पूलिंग कर सकते हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपने डीएनए को आप खींच के निकाल रहे हो, मतलब आप यूजिंग अ स्टिक यू आर एक्चुअली टेकिंग आउट द डीएनए, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, एवरीथिंग नीड्स टू बी डाइजेस्टेड ओवर हियर एक्सेप्ट द डीएनए, और फिर आप अपने डीएनए को इस तरीके से अपना बाहर निकाल सकते हो। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बट यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली कि आप कैसे करते हो। बताइए मोनिका, बोलिए। सर डीएनए की लेंथ 2 मीटर होती तो वो पूरा निकाल। मतलब समझा नहीं मैं। डीएनए के मीटर 2 मीटर है, देन व्हाट? सर तो फिर उसको निकालेंगे तो वो 2 मीटर। हाँ, अगर आप उसे सेपरेट कर पाओ, वो सेपरेट नहीं कर सकते ना, लेकिन आप उसे अनवाइंड नहीं कर सकते ना आप। आपको तो गुच्छा ही मिलेगा पूरा, ये व्हाइट वाला वैसा। बजाय उसे निकालोगे एक्चुअली गेट टू रियलाइज वो कितना बड़ा है, राइट। यू इफ यू डू दैट ना, वो काफी बड़ा सा एक सब्सटेंस निकल के आपको मिलता है व्हाइट कलर का। अगर आप उसे अनवाइंड करते हो ना, देन यू कैन एक्चुअली फाइंड इट विल 2 मीटर का लेंथ आपको मिलेगा, लेकिन जब आप निकालोगे तब वो 2 मीटर का नहीं दिखेगा आपको। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। यस। करना चाहिए स्कूल में, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो करा सकते हैं स्कूल के अंदर, इसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है। बस आपको चाहिए होता है चिल्ड इथेनॉल। बस एक दिक्कत ही आ रही है स्कूल के अंदर कि चिल्ड इथेनॉल यूज करने के लिए एक परमिशन चाहिए होती है, यूजुअली स्कूल वाले यूज कर लेते हैं। और एल्स व्हाट हैपेंस, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी यूज्ड इन सच अ वे कि अगर आपने यूज किया तो आपको लिखना पड़े डायरी में कि आपने यूज किया। वो ऐसे ही नहीं मिलता, बिकॉज इट इन द एंड इट्स इथेनॉल, एंड या यू कैन नॉट सिंपली यूज दिस थिंग एवरी टाइम। बट ये करा जा सकता है, करते भी है स्कूल में कई बार। ओके, so this is something you will be finding happening over here। जो भी मैंने आपको बताया था वही चीज आपने मेंशन की हुई। You can use all those enzymes and you can break down the cell wall and you can get your DNA over here। पीसीआर मशीन मेरी यहाँ पे है। तो पीसीआर मशीन में आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स यहाँ पे आपके आते हैं, डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड योर रीएनाइलिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर, पॉलीमराइजेशन। नाउ पीसीआर मशीन जो आपकी यहाँ पे आएगी, दिस पीसीआर मशीन विल बी यूजिंग माय टैग पॉलीमरेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मिल रहा है हमारा थर्मस एक्वेटिकस में से। और ये मशीन यूज करने का मतलब ये है टू एम्पलीफाई द डीएनए सीक्वेंस को अगर मुझे एम्पलीफाई करना हो तो मैं ये मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। नाउ लेट्स सी, डीएनए पॉलीमरेज जनरली आप यूज नहीं कर सकते। व्हाई आई कैन नॉट यूज अ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे?
in my PCR machine? क्योंकि वो डीनेचर हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। राइट, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मेरा पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव टू लुक फॉर अ टैग पॉलीमरेज, जो आपको मिल जाए थर्मस एक्वेटिकस में से, व्हिच इज माय थर्मो एसिडोफिल्स ग्रुप में ये आता है। दे आर नोन टू हैव अ ब्रांच लिपिड चेन, आपको मिलते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल। ठीक है, उसके साथ आई बी यूजिंग सम प्राइमर ओवर देयर, और ये क्या था, दिस वाज माय एपेंड ड्रॉप। सो एपेंड ड्रॉप में आप डालोगे अपना प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, डीएनए सैंपल, सब आपने यहाँ पे डालना है, इसे बंद करना है, एंड देन यू विल ऐड इनटू द मशीन। मशीन में डाल के आप अपना टाइमर सेट करके वहां से चले जाओगे। So first thing will happen is my denaturation, which will be happening at a temperature of around 94 to 96 degrees Celsius. जहां पे आपका जो डीएनए होगा यहाँ पे, that will get itself broken down into two fragments. So basically आपके दो strands आपके अलग होंगे, your hydrogen bonds will break over here. That is the event you will find happening in this. After this, you will find the aniline will happen. This will happen at around 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये होते मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो प्राइमर होगा, द प्राइमर विल कम एंड सिट ओवर हियर। सो प्राइमर आपका यहाँ पे आएगा और आके अपना बैठ जाएगा अपने लोकेशन के ऊपर। एंड देन यू विल हैव योर एक्सटेंशन विल हैपन, व्हिच विल बी हैपनिंग एट 72 टू 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहां पे आपका पॉलीमरेज आके एक्सटेंड करता है अपने डीएनए स्ट्रैंड को। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, एंड दैट इज योर denaturation, aniline, and your extension. These three things will be happening over here, and that is how you will find two DNA molecules will be formed. इस तरीके से आपके दो DNA molecules आपके यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस व्हाट यू विल फाइंडिंग इन दिस। अगर आप ऐसे इसके 30 साइकिल्स अगर रन करते हो, आपको बिलियंस ऑफ डीएनए विल गेट। इसका रूल सिंपल होता है, you will get two DNA molecule after one cycle, so you make it like 30 cycles, so you cannot count. Calculator हाथ खड़े कर देगा, and billions of DNA can be formed like this. बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स याद रखना और टेम्परेचर याद रखना। टेम्परेचर अगर भूल गए तो दिक्कत आएगी। बताओ जसनूर। सर ये वाला स्टेप दोबारा एक्सप्लेन करना प्लीज। सिर्फ आखिरी वाले या स्टार्टिंग से? सर यही वाला एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दैट आपका देखो यहाँ पे आपका प्राइमर आके लग चुका है, प्राइमर आपका लग चुका है, सो दैट इज एनिलिन, इतना आपका यहाँ पे हो गया। अब आएगा आपका पॉलीमरेज। सो नाउ पॉलीमरेज विल कम एंड सिट ओवर हियर। अब पॉलीमरेज आपका आएगा और वो आके यहाँ पे बैठेगा। अब जब पॉलीमरेज यहाँ पे आके अपना बैठता है, देन इट विल स्टार्ट डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको बना के देगा। सो ये आके बैठा है यहाँ पे आपका पॉलीमरेज, एंड नाउ लेट्स सी इट हैज जस्ट स्टार्ट फॉर्मिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रैंड जो हमने यहाँ पे बनाया है, वो स्ट्रैंड आपको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? पॉलीमरेज एंजाइम। सो दिस इज माय पॉलीमरेज, दैट इज योर टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज आके अपना यहाँ पे एक और स्ट्रैंड अपना यहाँ पे बना लेगा। इट विल मेक वन मोर स्ट्रैंड ओवर देयर, इट विल बेसिकली मेक द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे। इस तरीके से आपके दो डीएनए मॉलिक्यूल आपके रेडी हो जाते हैं यहाँ पे। You'll find your two DNA molecules are ready. एक में से आपने दो बना लिए because you have made the complement strand for both the strands. पता चली मेरी बात जसनूर? यस सर। तो that's what it happens. So you can basically say कि आप पॉलीमरेज आके बैठा अब ये आगे बढ़ना चालू करेगा, एंड जैसे ही आगे बढ़ना चालू करेगा it will start making the DNA strand over here. This is what it will do. और इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रैंड आपके यहाँ पे बन जाता है। That's what they're known for. This is something you have to know, and yes. ये वाली कहानी पता है आप में से कितने लोगों ने वो सवाल सही किया था? देयर वाज दिस क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आई होप आप लोगों ने वो सही किया। इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया था दैट व्हिच ऑफ दिस कंडीशन इज यूजिंग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आपका क्या हो रहा होता है? यू आर फाइंडिंग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है वहां पे। यही चीज हो रही थी ना वहां पे आपकी, यू आर फाइंडिंग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन इज हैपनिंग ओवर देयर, राइट? सो जो आरएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन आपका हो रहा है, तो दैट मींस व्हाट कि आरएनए का इस्तेमाल करके आप डीएनए बना रहे हो। सो अगर मैं आरएनए का इस्तेमाल करके डीएनए बना रहा हूँ, आई एम यूजिंग द आरएनए ओवर हियर, और उसको इस्तेमाल करके अगर मैं बनाता हूँ अपना यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। This is what we find happening in this. So याद रखना ये term RNA dependent DNA replication, which I hope you understand. It itself means कि आप कैसे बना रहे हो DNA from the RNA molecule. Okay, now सवाल आप बाद में देख सकते हो. You can have a look at these questions later on. Let me just cover few more things in this.
सो ये हमारा हो गया. सो नाउ द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज गोइंग टू बी योर बायोरिएक्टर वाली चीज. ओके, तो ये आपका आखिरी स्टेप आपका आता है व्हिच इज गोइंग टू बायोरिएक्टर. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. भारी क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे. इफ अ पर्सन, अभी इसलिए हैंड रेज करना, इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स अ ट्रांसफॉर्मेंट बाय इंसर्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इफ अ पर्सन obtains a transformant by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. He will separate out recombinant from non-recombinant by which of the following observation? तो कौन से ऑब्जर्वेशन के साथ एक पर्सन सेपरेट कर सकता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को? अगेन बहुत ही आसान सवाल है, हमने अभी टॉपिक की रिवाइज किया. कैन आंसर दिस. बताइए अक्षरा, हाउ दैट दिस विल बी हैपनिंग. सेकंड ऑप्शन. आपको सेकंड लग रहा है? क्या लग रहा है आपको अक्षरा? ओके, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जानवी? बी ऑप्शन. बी ऑप्शन अगर आप मुझे आप बता रहे हो यहाँ पे, एंड आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस. सब लोग एग्री करें बी के साथ? किसी का और कोई आंसर है यहाँ पे? यस सर. So recombinant colonies do not produce any color, whereas non-recombinant gives blue coloration over there. So yes, that is what you find happening in this. और ये आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बन जाता है. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके, बताओ इसका क्या आंसर होगा? खुद से पढ़ो एंड टेल मी द आंसर फॉर. बेटा बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं. ओम गुरुनाम सिंह, गिरजा. गिरजा मैडम आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर. बोलिए गिरजा. ऑप्शन 3 सर. ऑप्शन 3. बी कह रहे हो या 3 कह रहे हो? बी कह रहे हो आप? बी. अच्छा, सर ऑप्शन 3. बी. ऑलराइट, स्टेनिंग विद इथेरियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन. क्या सब लोग इस आंसर के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर. यस सर. दिस इज व्हाट विल बी डूइंग ओवर देयर. इस तरीके से आप एक्चुअली में अपना ऑब्जर्व कर पाते हो फाइनली योर डीएनए स्ट्रैंड ओवर देयर. Which one is a true statement regarding the DNA polymerase used in PCR? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ PCR और डीएनए पॉलीमरेज के कॉन्टेक्स्ट में? बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन, दिल्ली वाला. Yes, the polymerase I'll be using in this will be highly active in the high temperature because वो belong करता है उस ग्रुप को जिनकी आदत है हाई टेम्परेचर में रहने की. तो याद रखना, आर्किबैक्टीरिया will have a plasma membrane which will be having a branch lipid chain. Archaebacteria will have the plasma membrane with the branch lipid chain. ये चीज आपको याद रखनी है. During the process of isolation of DNA, chilled ethanol is added to. जब आप आइसोलेट करें अपने डीएनए को यहाँ पे तो chilled ethanol आप यहाँ पे डालते हो. तो yeah, what will be happening in this? बोलिए अक्षरा, क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. Yeah, it is going to precipitate the DNA. Yeah, during the process of isolation of DNA, the chilled ethanol is added to the precipitate the DNA. और उसके बाद अक्सर आखिरी स्टेप क्या होगा? मेरे डीएनए को वहां से बाहर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? स्पूलिंग करके. कूलिंग करके निकालूंगा मैं. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्टली मैच आपके यहाँ पे नहीं होगा? Which of them is not going to correctly match in this? बाकी लड़के लोग कहाँ पे हैं? महेश, अनिरुद्ध, क्या बेटा आप तो स्टोरी सुनने के लिए आ गए क्लास में. बताओ अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन अगर मुझे आप यहाँ पे बता रहे हो देन ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. यस, एल्गे के लिए आप मिथाइलेज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करोगे. दैट हैज नथिंग टू डू विद द एल्गेल वॉल, राइट? तो मिथाइलेज इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, राइट? मैच ओवर हियर. बाय द वे, मिथाइलेज एंजाइम जो मेरा यहाँ पे था, इसका इस्तेमाल हैंड डिस्प्ले बताओ, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? अपना बैक्टीरिया. बोलो जानवी. सर वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था अपने डीएनए पे और प्लाज्मिड को ताकि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस उसको कट न कर पाए. राइट, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको वहां पे उसको कट ना कर पाए. दैट इज हाउ यू मेक श्योर दैट एंडोन्यूक्लियस डिटरमाइन कर पा रहा है व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इन दिस. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज, ऐसे ही बताओ इसका आंसर, वैसे ही बोल दो इसका आंसर जोर से. सी ऑप्शन. ऑप्शन सी. ये ऑप्शन. अब आखिरी चीज हम यहाँ पे देख लेते फिर. Now I have to grow them in a large scale, so I have to provide them a right kind of environment. एक sterile environment जहाँ पे temperature आपका रहेगा सही से, substrate, vitamins, salts, oxygen, everything has to be provided them for them to grow.
लैब में अगर आप ग्रो करें देन आप स्मॉल स्केल पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे चाहिए उन्हें ग्रो करना इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, देन आई हैव टू नीड अ बिगर स्पेस. आई नीड समथिंग कॉल्ड माय बायोरिएक्टर्स. आई नीड अ बिग वेसल्स वी कॉल माय बायोरिएक्टर्स. अब आप बायोरिएक्टर में ग्रो करो या फिर आप बाजू में अपने लैब के अंदर ग्रो करो, आपको ये सारी चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. देखो ये बात याद रखना कि आप लैब में ग्रो करो या बायोरिएक्टर में आप ग्रो करो, इनको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. Having sterile environment, temperature, pH, substrate, vitamins, salts, oxygen, these are the things you have to take into account. Either you grow them in the bioreactor or you grow them in the lab over there. Now, bioreactor में you have something called a continuous culture medium. कोई explain कर दे यहाँ पे हैंड से what is actually happening in my continuous culture medium. बोलिए मोनिका, what happens in my continuous culture medium में आपका क्या होता है? सर कंटिन्यूस कल्चर मीडिया हम जैसे 2 टैंक लेंगे और एक तरफ ना हम बैक्टीरिया के लिए सबस्ट्रेट डालते रहेंगे ताकि वो ग्रो कर पाए और दूसरी तरफ से हम उन बैक्टीरियाज को निकालते रहेंगे. फायदा क्या होता है इसके अंदर? सर उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी और हमारा फायदा भी होता रहेगा कि मतलब वो जल्दी से ग्रो कर रहे और हमको जल्दी जल्दी. मैं वैसे तो ग्रो कर सकता था मोनिका, अगर मैं मेरा कंटिन्यूस कल्चर नहीं होता, मैं रोज थोड़ा थोड़ा डाल के डब्बा खोल के उसको खाना डाल के बंद कर देता, तो उसमें क्या दिक्कत थी? वो जल्दी आ रहे हैं ना, तो फिर जैसे ही वो निकाल रहे हैं उधर से दूसरी तरफ से वो ग्रो भी कर जा रहे हैं. नहीं देखो, माय क्वेश्चन इज लाइक टू ऑल ऑफ यू, इफ दिस इज अ कंटिन्यूस कल्चर मीडियम, ग्रोथ तो आप क्या पे हो रही है, बैक्टीरिया अपना खाना खाएगा वहां पे ग्रो करेगा, ठीक है. द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट आई एम गिविंग इन अ डे, जितना सबस्ट्रेट मैं उसे दिन भर में स्लोली वहां पे उन्हें पहुंचा रहा हूँ, उतना ही मैं हर दिन जाके अलग से डब्बा खोल के वहां पे डाल रहा हूँ मेरे सबस्ट्रेट को और बंद करके चला जाता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? टाइम वेस्ट हो रहा है. Waste. महंगा भी सर तो ही अदर है. माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर हाँ बोलो पाएंगे जानवी. तो अदर माइक्रोब्स को बेनिफिट करेगा ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम कुछ माइक्रोब्स निकालते हैं तो अदर माइक्रोब्स को और मतलब बेटर इन्वायरमेंट मिल जा रही है ना. इसके अंदर या मेरे तरीके से जो मैं जाके डब्बा डाल रहा हूँ वहां पे? नॉट डब्बा वाला सर, कंटिन्यूस कल्चर वाला. Anyone else? There is one issue with what I'm doing over there. कंटिन्यूस में एक फायदा है और एक नुकसान है जो मैं कर रहा हूँ वहां पे, वो नुकसान क्या है मुझे जानना है. ठीक है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन, याद रखना. कंटिन्यूस कल्चर मीडियम के अंदर कंटेमिनेशन का चांसेस यहाँ पे नहीं रहता. दिस इज बीन मेंटेन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. बट अगर मैं फिजिकली जाके मैन्युअली अगर मेरे कल्चर के अंदर कुछ डाल रहा हूँ ना, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन. अगर आप अपने कल्चर को डिस्टर्ब करते हो बाय गोइंग आउट देयर, एडिंग द सबस्ट्रेट, एडिंग द विटामिन्स, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कंटेमिनेशन. लेकिन जब आपका कंटिन्यूस कल्चर मीडियम आपका यहाँ होता है, यस, आपको आउटलेट आपका यहाँ से निकल जाए, आपको आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इसके साथ साथ वन ऑफ द एडवांटेज हियर इज गोइंग टू बी कंटेमिनेशन के चांसेस यहाँ पे काफी कम होते हैं. यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली. लेकिन यहाँ पे आपके कंटेमिनेशन के चांसेस आपके यहाँ पे बहुत कम होंगे. सो कंटेमिनेशन के चांसेस यहाँ पे काफी लो होते हैं. This is something you will find happening in there. This is one of the advantage you find happening in them. So that's one thing you have to know, right? You can read all those things by yourself from your side. Large scale पे अगर आपको 1000 like 100,000 लीटर अगर आपको ग्रो करना, then you have to use a bioreactor, and you should know that the macros need oxygen. Macros को हमेशा यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है so that they can grow and flourish very easily over there. That's a continuous culture medium जहाँ पे आपके contamination का risk आपको नहीं मिलता. But अगर आप manually अगर आप कर रहे हो, then there is going to be a chances of contamination. Okay. You should know all those things. We have just discussed those things. You have to maintain the temperature, pH, substrate, salt, so आपको maintain करना पड़ेगा, or else the growth won't happen. Right? So these are the kind of reactors over here. You have a spark stirred tank reactor. Spark stirred के अंदर रखना bubbles के through आप provide करते हो अपने आप पे ऑक्सीजन. And simple stirred tank बायोरिएक्टर के अंदर आप बेसिकली मूव कर रहे होते पूरे कल्चर को अपसाइड डाउन, ताकि हर एक माइक्रो को वहां पे आपका ऑक्सीजन मिलता रहे. So this is what you do over here. And please ये पिक्चर एनसीईआरटी की है, इनको देख के जाना हमेशा, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है. You should know that thing very carefully. अगर लेबलिंग के अंदर आ गया तो आपको वो आना चाहिए. So that is what you find in your these two bioreactors. And after that the last step here is going to be, ये तो आप इस तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हो. And the last step is going to be my downstream processing. यहाँ पे अगर आपने कल का टेस्ट दिया था कुछ बच्चों ने, तो इसके ऊपर बेस दो सवाल आए थे. So I hope many of you are able to answer those questions perfectly. So downstream processing में आप क्या करते हो, you do the separation, purification, preservation, adding of preservatives, clinical trials, quality testing, and then you will send them in the market.
ये आपका हो जाता है आपका सबसे आखिरी स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर स्टोरी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना उसे, प्रिजर्वेटिव्स डालना, एंड देन यू गो फॉर अ क्लिनिकल ट्रायल्स व्हिच कैन स्टार्ट विद द लैब रैट्स एंड देन द ह्यूमन बीइंग्स, एंड देन यू कैन गो फॉर अ क्वालिटी टेस्टिंग। अगर आपकी क्वालिटी टेस्टिंग अगर आपके यहाँ पे हो जाती है, देन यू कैन सेंड देम इनटू द मार्केट फॉर द अप्रूवल के साथ आप उसे बेच सकते हो। सो ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे आपका रिवीजन खत्म होता है आपके बायोटेक वाले चैप्टर का। आई होप जिनको बायोटेक वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही थी या जिनके कंसर्न्स थे वो इनके यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं। आई होप गिरजा द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल इफ देयर आर सर्टेन टॉपिक व्हिच वर नॉट क्लियर टू यू, and yeah, this goes for all of you, right? This is where we have done with the Biotech principle and process का आपका रिवीजन यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करना अपने एंड पे, एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करेंगे ना, तभी सही रहेगा आपके लिए। So I'll be sharing that with you along with the other assignment as well. All right, so that's it. That's what we have done आज के क्लास के अंदर, and we'll catch you again tomorrow. I will let you know what the things we are going to revise और कब हमारा हम ब्रीदिंग वाला चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। So I just need to have assurance of certain revision to be done from certain topics, and then we'll start with the grade 11 का animal physics का chapter वहाँ पे, ठीक है? All right, so let's wrap this up. We'll catch you again tomorrow at the same time. चलो, if you have no question, then yeah, you can drop off.